Dear students, good morning. This is class 10th History, Chapter 5, Print Culture and the Modern World. Today is going to be our 5th class on this chapter. अब तक हमने समझा कि किस तरह से वुड ब्लॉक से हैंड प्रिंटिंग की टेक्निक सबसे पहले चाइना में डेवलप हुई, फिर जापान में, और फिर जब इटली का एक एक्सप्लोरर, एक खोजकर्ता चाइना आया, चाइना में कुछ समय रहा और फिर वो जब वापस यूरोप के देश इटली में गया तो अपने साथ ही टेक्निक, ये जानकारी वो लेके गया और फिर इटली से ये जानकारी, ये वुड ब्लॉक से हैंड प्रिंटिंग की टेक्निक यूरोप में डेवलप हुई, यूरोप में फैली। फिर यूरोप के देश जर्मनी में एक व्यक्ति जोहानस गुटनबर्ग, जो एक व्यापारी का बेटा था, उसने अपने घर में देखा कि किस तरह से जो मशीन है जिससे जैतून का तेल निकाला जाता है या शराब बनाई जाती है, उसने उस मशीन को प्रिंटिंग प्रेस में बदल दिया और वुड ब्लॉक की तरह उसने मेटल के मोल्ड, धातु के सांचे बनाए, जिसको जो सांचे बनाए उसने वो लेटर्स के बनाए, अल्फाबेट्स के बनाए, अक्षरों के बनाए। अब जब प्रिंटिंग वो मैकेनिकल हो जाती है, जब मैकेनिकल प्रिंटिंग हमारे सामने आती है, मशीन से जब छपाई शुरू हो जाती है, तो जो किताबें हैं, जो जानकारी है, वो अब सस्ती हो जाती है, अधिक मात्रा में छपी हुई सामग्री लोगों तक पहुंचती है और इतना ही नहीं, लोगों की मनपसंद जानकारी भी प्रकाशक उन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इस तरह से एक प्रिंट क्रांति हम देखते हैं। पहले जो किताबें केवल कुलीन वर्ग के लोग, एलीट क्लास तक ही सीमित थी, वो उनको पढ़ते थे और धार्मिक पुस्तकों को लोगों को सुनाया, उनकी कहानी सुनाई जाती थी और लोग केवल मौखिक साहित्य, ओरल कल्चर या मौखिक संस्कृति पर ही निर्भर करते थे। प्रिंट कल्चर के आने के बाद जहां छपाई की सामग्री ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध होने लगी, कम समय में उपलब्ध होने लगी, तब प्रकाशकों ने देखा कि किस तरह से वो अपनी जो रीडिंग पब्लिक है, जो पाठक वर्ग है, उसकी संख्या बढ़ाए। तो इसके लिए उन्होंने जो लोकप्रिय गाथा गीत थे, जो लोकप्रिय कहानियाँ थी, उनको भी प्रिंट के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना शुरू कर दिया। इस तरह से ओरल लिटरेचर भी प्रिंट कल्चर के रूप में आने लगा। साथ प्रकाशकों ने जब ओरल कल्चर को, ओरल लिटरेचर को, ओरल जो टेल है या जो बैलेड है, गाथा गीत है, उनको प्रिंट कल्चर में वो लेके आए, तो साथ साथ उन्होंने अपने प्रकाशन में तस्वीरों के माध्यम से उन बातों को रखा ताकि अधिक से अधिक लोग उनकी ओर आकृष्ट हों, उनको समझें। क्योंकि 20वीं शताब्दी से पहले यूरोप में भी साक्षरता दर अधिक नहीं थी, तो पढ़ने लिखने वाले लोग बहुत कम थे। जब फोक लिटरेचर, लोक साहित्य, कहानियाँ, गाथा गीत, वो जब प्रिंट कल्चर के माध्यम से लोगों के सामने आने लगे, उनको गाया जाने लगा, बजाया जाने लगा, उनका मंचन किया जाने लगा। उनका मंचन जो सार्वजनिक स्थान थे वहाँ किया गया। उदाहरण के लिए जो मधुशालाएं थी वहाँ पे किया गया। देखते हैं कि जो पहले हियरिंग पब्लिक थी, जो पहले श्रोता लोग थे, वो अब रीडिंग पब्लिक बन गई।
वो पाठक वर्ग बन गया, पढ़ने वाले लोग वो बन जाते हैं। जो पहले केवल लोक साहित्य होता था, ओरल लिटरेचर होता था, ओरल कल्चर होती थी, जिसको केवल लोगों को याद के रूप में उनके पास था, अब वो प्रिंट कल्चर बन गई। अब वो प्रकाशन के माध्यम से, छपी हुई सामग्री के माध्यम से उनके पास उपलब्ध रहने लगा। श्रोता वर्ग और पाठक वर्ग के बीच का जो अंतर था वो केवल नाम मात्र का रह जाता है। इस प्रिंट क्रांति ने, इस प्रिंट रेवोल्यूशन ने न केवल लोगों का विकास किया, बल्कि लोगों की जानकारी के प्रति और सूचना के प्रति और जो रूलिंग क्लास है उसके प्रति और जो संस्थाएं हैं उनके प्रति, उनके जो सोचने का ढंग है, उनकी जो अनुभूति है, उनका जो आउटलुक है, व्यू पॉइंट है, दृष्टिकोण है, उसको भी बदल दिया। इस तरह से हम देखते हैं कि जो सामग्री जो पहले महंगी थी, सीमित थी और कुछ लोगों को ही पता था, अब वो सामग्री, अब वो लिटरेचर, अब वो फोक लिटरेचर, फोक कल्चर सस्ती हो जाती है, लोगों तक पहुंच जाती है, और जो सामग्री है उसकी मात्रा बढ़ जाती है, और रीडिंग पब्लिक और हियरिंग पब्लिक में अंतर जो था वो कम हो जाता है, लोगों तक उनकी मनपसंद जानकारी पहुंच जाती है। थैंक्स।